मालेगांव ब्लास्ट केस में जज अपना फैसला इस वक्त पढ़ रहे हैं। 3 से 4 एजेंसियां जांच कर रही थी। ये जज का कहना है, ये साबित अब तक नहीं हुआ है कि बाइक में ब्लास्ट हुआ और बाइक में बॉम्ब प्लांट किया गया था। इसके साथ ही ये भी साबित नहीं हुआ है, मामले की जांच में कई गलतियां पाई गई हैं, पंचनामा भी सही तरीके से नहीं हुआ। बिल्कुल, यानी जज अभी फैसला पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी फैसला आया नहीं है और फौरी तौर पर जो फैसला पढ़ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें 3 से 4 एजेंसियां जांच कर रही थी। पहली बात जज ने ये कही है, उनकी पहली लाइन ये है, ये साबित नहीं हुआ कि बाइक में ब्लास्ट हुआ। ये बात भी साबित नहीं हुई है। मौके से फिंगरप्रिंट बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये साबित नहीं हुआ। ये भी ध्यान दीजिएगा, ब्लास्ट में पहले बैठक हुई, एजेंसियां जांच की। मालेगांव ब्लास्ट केस में जज फैसला अभी पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मौके से फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। जज ने इस बात का भी जिक्र किया है, बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, यह साबित नहीं हुआ है। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, एजेंसियां साबित नहीं कर पाई। यह भी मालेगांव ब्लास्ट केस में जज अभी फैसला पढ़ रहे हैं। ये इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है, आपको बता दें कि 3 से 4 एजेंसियां जांच कर रही थी, इस बात की भी जानकारी। और इसके साथ मालेगांव ब्लास्ट केस में अभी फैसला थोड़ी देर बाद आएगा, चूंकि अभी तो फैसला जज साहब, माननीय जज साहब पढ़ ही रहे हैं। और यह भी बात क्लियर हुई है कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की नहीं थी, यह बात निकलकर सामने आई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी है इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मालेगांव ब्लास्ट केस में जज साहब अपना फैसला पढ़ रहे हैं और फैसले की घड़ी क्योंकि आज है और 17 साल बाद एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है, क्योंकि ये बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला रहा है। 17 साल बाद अदालत ने फैसला अब सुना रहे हैं, क्योंकि जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं मिला है, ये कहना है जज का। बॉम्ब बनाने का सबूत भी जज ने कहा है कि नहीं मिला है। एनआईए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और अभी भी जो जज हैं वो फैसला पढ़ रहे हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र का ये मालेगांव शहर जो है वो यहाँ पर जो सिलसिलेवार तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 29 सितंबर 2008 को, कई एक के बाद एक धमाके हुए थे, जिसकी वजह से ये पूरा शहर दहल गया था। और लगातार लंबी जांच पड़ताल 17 साल से हो रही थी, क्योंकि राहुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से 17 साल से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था और 17 साल बाद अब ये जो फैसला सुनाया जा रहा है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा तो ये हमेशा से कहती आई है कि उनको टारगेट किया जा रहा है और यही अभी लग भी रहा है। अगर फैसला देखिए तो वो बात सामने आ रही है। अभी तो जज साहब फैसला पढ़ ही रहे हैं, वो चीज क्लियर हो रही है, उसमें ये बात दिख रही है। और ये भी क्लियर अभी इससे देखिए कि जो एजेंसियां हैं उन्होंने सही से जांच नहीं किया है, ये भी क्लियर बात निकल कर आ रही है। और कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं है, बम बनाने का सबूत नहीं मिला, ये जज की लाइन है। हम तो उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए वो आरोपी रहे हैं, वो आरोपी रहे हैं। किसने बाइक पार्क की ये भी अभी पता नहीं चला। पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स लाने के सबूत नहीं मिले। कर्नल पुरोहित के खिलाफ अभी तक किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है, बम बनाने का भी सबूत नहीं मिला है। ये जानकारी, ये बहुत बड़ी जानकारी है। यानी इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, ये बात लगातार साध्वी प्रज्ञा कह भी रही थी खुले मन से, और कर्नल पुरोहित भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। अभी देखिए फैसला नहीं आया। हम अपने दर्शकों से क्लियर कर दें, ये जो जज वहां पढ़ रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है, हम वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल, अगर आपको याद होगा कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके बाद, क्योंकि उस दौरान तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट थी और सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे, उनका जो स्टेटमेंट था भगवा आतंकवाद को लेकर, जिसको लेकर काफी किरकिरी भी हुई थी। और इस ब्लास्ट के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, जिन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान, उस वक्त एक इंटरव्यू के दौरान, और साथ ही क्योंकि उन्होंने सदन में भी कहा था कि एक सिंक्रोनाइज तरीके से भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे भगवा पहन के जो आरडीएक्स और तमाम तरह के ब्लास्ट किए जा रहे हैं, ये उनका जो बयान था उसके बाद काफी किरकिरी हुई और विपक्ष ने काफी हो हल्ला भी मचाया था, उनको माफी तक मांगनी पड़ी थी यहाँ पे। राहुल, बिल्कुल, मुझे भी वो याद है, लेकिन अभी जान लेते हैं कि इसमें कितने कितने आरोपी हैं, तो फैसला पढ़ी जा रहा है। देखिए कर्नल पुरोहित तो है ही है, और इसके साथ रमेश उपाध्याय, साध्वी प्रज्ञा, अजय राहिलकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी, ये सारे आरोपी हैं। साजिश के लिए बैठक होने के सबूत नहीं। देखिए रस्क एक लाइन ये भी आ रही है, साजिश का कोई एंगल
साबित नहीं हुआ है। अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हैं। साजिश के लिए बैठक होने के सबूत नहीं है। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ है। अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हैं। अब यानी फैसला आपसे थोड़ी देर में ही आ जाएगा, लेकिन अभी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। वो जितने भी आरोपी हैं, कम से कम इस लाइन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए थोड़ी राहत भरी बात अभी दिख रही है। क्योंकि फैसला क्या होता है वो हम नहीं जानते, क्योंकि जज अभी फैसला थोड़ी देर में देंगे, अब से थोड़ी देर में। लेकिन जज जो फैसला पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि इन आरोपियों को राहत मिल सकती है। बिल्कुल। देखिए, तो जो IBC 24 पर जितने भी तमाम दर्शक लंबे वक्त से IBC 24 को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको तो पता है कि IBC 24 सबसे पहले खबर वही दिखाता है जो होती है, यानी कि खबर है तो IBC 24 पर दिखेगी। इस बात की पुख्ता जानकारी कि सारे आरोपियों को बरी किया सकता है। जो 7 आरोपी हैं, सातों के सातों आरोपियों को बरी किया सकता है। ये जो जजेस की लाइन है फौरी तौर पर, उस आधार पर ये जानकारी मैं कह सकता हूं। ये देखिए 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी हो गए। बल्कि बिल्कुल, ये देखिए, अभी राहुल ने भी इसी बात का जिक्र किया था कि सभी आरोपियों को बरी किया जा सकता है और वो यहाँ पे प्रमाणिक भी हुई है। और जो IBC 24 के दर्शक अभी IBC 24 जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है, उनको बताते चले कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जज ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी पक्ष ये साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है कि बॉम्ब को मोटर बाइक में प्लांट किया गया था। बॉम्ब कहीं भी रखा गया हो सकता है। RDX को ट्रांसपोर्ट करने के किसी तरह के कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिले हैं। कश्मीर से RDX लाया गया, इसका भी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके भी कोई एविडेंस नहीं है। किसने और कैसे मोटर बाइक को पार्क किया, इसका भी कोई सबूत या एविडेंस नहीं मिला है। स्पॉट पंचनामा करते वक्त घटना के बाद जो कुछ भी हंगामा हुआ, उस दौरान वहां के पत्थर को सीज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है। फिंगर सैंपल नहीं कलेक्ट किए गए हैं और जिसकी वजह से जो जितने भी सबूत दिए गए थे वो इनसफिशिएंट थे। जो सबूत कलेक्ट किए गए वो मतलब यहाँ पे मान्य नहीं बताए जाते हैं। बाइक का चेचिस वाइप आउट नहीं किया गया और इसको रिस्टोर भी नहीं किया गया। साथ ही साथ भी प्रज्ञा की जो बाइक की जो मालिक थी वो जरूरी नहीं है, लेकिन बाइक उसके पोजीशन में था, इसका भी सबूत है। साथ ही साजिश की बैठक को यहाँ पे साबित करने में सरकारी जो पक्ष है राहुल, वो पूरी तरह से नाकाम रहा है। अब बिल्कुल, यानी एक लाइन में आप ऐसा समझ सकते हैं कि 7 आरोपी बरी हो गए। इस बीच ये बड़ी और अहम खबर है। ये 7 आरोपी कौन है? पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिलकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी। ये 7 आरोपी थे और ये खुलेआम बार बार कह रहे थे कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और देखिए अब वो बात सामने निकल कर आई है, सभी बरी हो गए। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट के मामले में एक बड़ी सूचना है। सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं। साध्वी प्रज्ञा बार बार हर मंचों पर, हर जगह इस बात की जानकारी लगातार दे रही थी और अभी यह खबर सामने आ गई कि सभी 7 आरोपी को बरी कर दिया गया है। सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। 2008 मालेगांव ब्लास्ट के मामले में एक बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी, चूंकि जज साहब जिस तरह से अपना फैसला पढ़ रहे थे उससे इस बात का पुख्ता क्लियर हो जा रही थी, ये बात समझ में आ रही थी कि ये आरोपी बरी होंगे, चूंकि कोई एविडेंस ऐसा इनके खिलाफ मिला ही नहीं है। अब देखिए जो बाइक है, अब वो बाइक किसकी है ये तो जांच एजेंसी बता ही नहीं पाई। यानी 3 से 4 एजेंसियां जांच कर रही थी, लेकिन ये साबित ही नहीं हुआ कि बाइक में ब्लास्ट हुआ है। बाइक में बम प्लांट किसने किया ये भी साबित नहीं हुआ। मामले की जांच में कई गलतियां थी। आपको बता दें कि माननीय जज साहब ने यह भी कहा है कि पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ है। इतनी बड़ी लापरवाही, पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ है, यह बात भी सामने आई है। यानी अभी खबर यह है, देखिए स्क्रीन पर 2 खबरें। मालेगांव ब्लास्ट केस का अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं और इधर अभी की ब्रेकिंग न्यूज, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, ये सभी बरे हुए हैं। 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट में
सभी सातों को बरी कर दिया गया है। सभी जो 7 आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया है। तो देखिए बहुत बड़ा अपडेट है इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अभियुक्तों को जिस तरह से यहाँ पे परेशान किया जा रहा था, साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल से पूर्व सांसद हैं, वो लगातार इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ कहती आई है कि उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो सनातन की आवाज को बुलंद करती आई हैं, जिसकी वजह से उनको खास तौर से उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनका नाम लेते हुए उन पे कई मर्तबा निशाना साधा था। लेकिन अब तक की ये सबसे बड़ी खबर यही है कि सातों आरोपियों को यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ ही जो कर्नल पुरोहित है, सभी सातों आरोपियों को यहाँ पे बरी कर दिया गया है। देखिए इस पूरे घटनाक्रम की अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करते हैं तो कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के कोई भी बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत इनके खिलाफ नहीं मिले हैं जिसकी वजह से इनको आरोपी बनाया जाए या इनके ऊपर दोष बढ़ा जाए। लेकिन जानकारी यही है कि शक के आधार पर इनको परेशान करना कहीं से कहीं तक कतई इसको जायज नहीं माना जा सकता था। मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजिल राहेरकर और सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर आतंकवाद और आपराधिक साजिश के कई गंभीर आरोप यहां पे लगे हुए थे। सभी जमानत पर बाहर चल रहे थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिस तरह से जो उन्होंने, अगर हम आपको बताते चले कि चुनाव भी लड़ा, भोपाल से वो जीतती हैं, सांसद भी बनती हैं, उसके बाद भी ये केस का जो ट्रायल है वो लगातार चल रहा था। तो देखिए जमानत पर बाहर रहे हैं। विशेष कोर्ट ने जो विशेष न्यायाधीश A.K. लाहोटी हैं, उन्होंने आज सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए भी कहा। और सबसे बड़ा बिग अपडेट यही है कि सातों आरोपी बरी कर दिए गए हैं। राहुल, बिल्कुल, अभी आपने नाम लिया ना जज साहब का, A.K. लोहाटी, उन्होंने क्या कहा पता है? जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ है वो बाइक, इसके एक सबूत ही नहीं है कि वो साध्वी प्रज्ञा क्या है, वो सबूत ही नहीं इसकी। आप बताइए कितनी गलत तरीके से जांच की गई कि आप एविडेंस तक वहां पर नहीं रख पाए कि वो बाइक किसकी है किसकी नहीं है। यानी पूरी तरीके से फोकस इस पे था कि भगवा आतंकवाद है। ये कह देना ही पर्याप्त नहीं है, आपको एविडेंस रखने होंगे, सबूत रखने होंगे, उसमें पूरी तरह से फेल रहे हैं। अरे भाई, आप लगातार इस बात को कहते रहे कि वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की है, लेकिन जज साहब ने ये क्लियर कर दिया कि ठीक है ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की है। ये कहां आपके पास एविडेंस है? उस बाइक में बम प्लांट किया, ये कहां एविडेंस है? जब ये सब जानकारी आपके पास है नहीं, इसका एविडेंस आपने रखा नहीं है, तो किस बात का आप इनको आरोपी बनाए थे? नवीन कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन इस खबर को लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। नवीन, अभी जानकारी ये मिली है कि सभी 7 के 7 जो आरोपी हैं, बल्कि अब कहेंगे आरोपी थे, चूंकि उन्हें बरी कर दिया गया है, ब्रेकिंग न्यूज इसमें मिल रही है, और सबूत उनके खिलाफ मिले ही नहीं है, सबूत के अभाव में बरी किया गया है। कायद्यासमोर तो न टिकणारा पुरावा होता आणि 17 वर्ष लागले थे आज सिद्ध व्हायला की पुरावे ते कोणतेही ग्राही धरले गेलेले नाही। कई सारी बातें कही गई है। सांगा नेमकं कोर्टाने सुरुवात जी केली होती, ATS दाखल केलेला होता, या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने। बैठका झाल्या, RDX आणलं, जस्ट त्यांचा कोणताही संबंध क्लिअरली ते साबित करू शकले नाही। माझं नाव रंजित आहे। जो पुरावे जो सबूत थे वो कंटेम्प्रेरी से खारिज कर दिया गया है। जो पुरावे उन्होंने दाखल किए थे जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे। जो RDX की थी और साजिश, जी RDX नहीं मिला है, ऐसा डिक्लेयर किया गया। भोपाल और फरीदाबाद में नहीं हुई थी, ये बात भी कही गई है। सभी की जो सेक्शन थी उसके सैंक्शंस को भी हटा दिया गया है। कौन से ही सेक्शन अनएप्लीकेबल। डिटेल जजमेंट आएगा। डिटेल जजमेंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे, एसएफ साहब ने कहा है कि अपलोड होने को टाइम लगेगा। डिटेल जजमेंट 12 घंटे के बाद है। 1000 पेज के ऊपर कुछ है तो थोड़ा सा समय लगेगा। बार हिंदू दहशत का, ये सिर्फ पॉलिटिकल नरेशन था और कुछ भी नहीं था। और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था, ऐसा कोई विषय है नहीं। और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं है।
हो उशीर लागला, पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते, 325च्या जवळजवळ विटनेस होते, ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला. परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता, हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता. काही दुसऱ्या पक्षांनी समोर येऊ नये ह्याच्याकरिता होलं, बाकी तर दुसरं काही नाही. ओनली पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह आहे, दुसरं काही नाही. और आप किसके वकील मैं अक्यूज नंबर 11 का वकील हूँ. रंजित नायर नाम है मेरा. रंजित नायर. रोल आपल्यासोबत आरोपींचे वकील रणजित नायर आहेत. रणजितजी, सविस्तर सांगा कशा रीतीनं न्यायालयाने निकाल सुनावला आणि काय काय न्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे. न्यायाधीश साहेबांनी सगळे लाईव्ह चालू आहे यार. न्यायाधीश साहेबांनी तो देखिए कि आपने यहाँ पे वकील को भी सुना, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जज साहब ने यहाँ पे फैसला पढ़ना शुरू किया है. नवीन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं. नवीन, जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी थी वो स्टोरी तो पूरी तरह से फेक निकली. कांग्रेस ऐसा काम कर रही है, इस कांग्रेस से बचकर रहो. विधायक रामेश्वर शर्मा. तो देखिए नवीन से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे. तो देखिए अब तक का सबसे बड़ा बिग अपडेट तो यही है कि सभी 7 आरोपियों को यहाँ पे बरी कर दिया गया है. पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ है और हर एक चीज ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं. और जो थ्योरी को यहाँ पे राहुल रचा गया था वो तो फेक निकली है. नवीन हमारे साथ फेक क्या, देखिए जो उन्होंने भगवा आतंक का केस बताया था वो कम से कम एनआईए कोर्ट में तो फेल हुआ है पूरी तरीके से. आप 17 साल बाद देखिए, 17 साल जो सभी 7 आरोपी थे वो बरी हो गए. आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं है. भाई बम कहां से आया, प्लांट किया गया, बाइक किसकी, उसको किसी को कुछ पता ही नहीं है. और बात सुनते हैं, आपको वकील की बात सुनाते हैं लगातार. रामेश्वर शर्मा है. अच्छा, रामेश्वर शर्मा है, कोई बात नहीं. बीजेपी से विधायक सुन लेते हैं. मालेगांव की जो घटना है उस घटना से स्पष्ट हो गया, कांग्रेस की सोची समझी साजिश और योजना के तहत भगवा को, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ. दिग्विजय सिंह और मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया गांधी की मंडली ने साधु संतों को और हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया, क्योंकि जो आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद या कट्टरबंद आतंकवाद का चस्पा जो आतंकवादियों पर चिपका था, उसका काउंटर अटैक दिग्विजय सिंह ने करके हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का जो षड्यंत्र रचा था, आज वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ. हिंदू निर्दोष साबित हुआ. मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर तमाम लोगों को जो पीड़ा दी गई, जितनी यातना दी गई, जितना सताया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को आतंकवादी बनाने की कोशिश की, भगवा को आतंकवादी बनाने की कोशिश की, धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की. आज गर्व के साथ, हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू बाबा साहब अंबेडकर का संविधान का अक्षरशः पालन करता है, न्यायप्रिय होता है. अपनी लड़ाई वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ता है और आतंकवादी हिंदू न पहले था, न अब है, न आगे होगा. लेकिन हिंदू आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है. रामेश्वर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से कोलार से विधायक हैं, जिनको आप इस वक्त सुन रहे थे. उन्होंने कहा है कि जो थ्योरी यहाँ पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और साथ ही यूपीए सरकार की तरफ से जो गढ़ी गई थी, वो एनआईए कोर्ट में तो पूरी तरह से फेल हो गई है. देखिए नवीन सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए. नवीन, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी थी वो पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे फेक. जिस तरह से जो फैसला यहाँ पे जज साहब ने दिया है, 7 आरोपी बरी. देखिए बिल्कुल जो फैसला आया है उसके बाद सवाल खड़ा होता है एटीएस की चार्जशीट पर. जब 2008 में ये घटना घटी, उसके बाद महाराष्ट्र की एटीएस ने जो चार्जेस लगाए थे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और बाकी के जो 7 आरोपी थे, कुल जो 7 आरोपी थे, उसके बाद जो उन्होंने आरोप लगाए थे उस लिहाज से ये माना जा सकता था कि 7 के 7 आरोपी दोषी हैं और उनको बड़ी सज़ा कोर्ट देगी. लेकिन साल 2009 में जैसे ही एनआईए की एंट्री हुई, माफ़ कीजिएगा 2011 या 12 में जब एनआईए की एंट्री हुई और एनआईए ने पूरी जांच की और एनआईए ने जब अपनी चार्जशीट पेश की, तो उसके बाद ये लगने लग गया था कि शायद महाराष्ट्र की एटीएस किसी दबाव में जांच कर रही थी और उसके बाद इस तरीके के नतीजे सामने आने वाले थे. तो ऐसे आसार और ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी. लेकिन जिस तरीके से एनआईए कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और ये कहा कि मालेगांव की जिस मस्जिद में धमाका हुआ और जो बाइक इस्तेमाल की गई थी, वो बाइक ज़रूर इन 7 आरोपियों में से किसी एक आरोपी की थी, लेकिन विस्फोटकों से सीधा कोई कनेक्शन नहीं मिलता है. और जो वहाँ पर 6 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए,
उनको जो ये नुकसान जो हुआ उसमें इन 7 आरोपियों को सीधे तौर पर कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिलहाल कोर्ट के ऑर्डर को और इंतज़ार करना होगा, हमें कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ने होंगे, उसके बाद पूरी पिक्चर साफ होगी कि क्या पूरा मामला रहा। लेकिन ये तय है कि एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि भोपाल की पूर्व सांसद थी, उनको भी बरी कर दिया गया। और आज कोर्ट में वो सबसे आगे उन्होंने एक इल्तिजा की जज साहब से कि वो सबसे आगे बैठना चाहती हैं और इस फैसले को सुनना चाहती हैं, तो उनको मंजूरी भी दी गई। वो सबसे आगे बैठी। 7 आरोपियों को कोर्ट में आज फैसले के दौरान मौजूद रहने के निर्देश थे और प्रज्ञा ठाकुर सबसे आगे बैठकर फैसला सुनते रहीं। और देखिए, अब से कुछ देर पहले बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा को सुना आपने, मध्य प्रदेश की विधानसभा से वो बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद के जरिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और बाकी के जो 6 आरोपी थे उनको टारगेट किया गया। महाराष्ट्र की सरकार और एटीएस ने किया और मनमोहन सिंह की सरकार उस वक्त देश में थी, तो सीधे तौर पर कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट पर बीजेपी आरोप लगा रही है। ठीक है, नवीन लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट भी जुड़ गए, नवोदित जी। राहुल जी सवाल पूछेंगे। नहीं, पूछिए, कोई बात नहीं, आप पूछिए, बिल्कुल कंटिन्यू जारी रखिए। नवोदित जी, ये जो फैसला आज आया है, इस फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, साजिश तो रची गई, 17 साल बाद फैसला आया, 7 आरोपी बरी हो गए, लेकिन अगर हम देखें तो फिर इस साजिश का कर्ता धर्ता कौन, जिम्मेदारी फिर किसकी? देखिए, मैं ये कहूंगा कि भगवा आतंकवाद जो जिस तरह से निकाला गया था या जिस तरह से प्रचार किया गया था कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज होती है, आज ये साफ जाहिर हो गया है। कोर्ट के सबूत नहीं आप पेश कर सके और मैं कहूंगा कि इसमें सत्य की जीत हुई है और सत्य आप ज्यादा देर तक कोई छुपा नहीं सकता। और जब ये सत्यता की कसौटी पे, कानून की कसौटी पे इन बच्चों को देखा गया तो ये पाया गया साफ तौर से कि भगवा आतंकवाद नहीं था, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां थी। मैं ये कहूंगा, मैं किसी सरकार विशेष को दोष नहीं देता हूं, परंतु हाँ, उस समय की सरकारों का ये कहना होगा या ये देर ये तथ्य नहीं जुटा पाए। और जब ये कोर्ट में पेश हुए ये सारे तथ्य, तो ये सामने निकल के आया कि भगवा आतंकवाद जिस नाम से इसको प्रसारित किया जा रहा था, वैसी कोई चीज है ही नहीं। तो आज इनका बरी होना इस बात का सबूत है कि इस तरह की घटना ना हुई थी और इसी कारण ये कोर्ट में उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन नवोदित जी बताइए, 17 साल से ये मामला था और आरोपी की तरह बर्ताव किया जा रहा था 7 लोगों के साथ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद थी और भगवा आतंकवाद को टारगेट किया गया। ये पहली बार वर्ड उस वक्त सामने आया। देखिए, अभी क्या सामने आ गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यानी आपके पास कोई एविडेंस है नहीं, कुछ पता है नहीं, लेकिन आप आरोपी बना देते। वो लोग तो 17 साल इस बात को झेले ना। ठीक है, यही तो आप ठीक बोल रहे हैं कि कानून, जब आप किसी भी विषय को राजनीतिक एक रंग चढ़ाते हैं, हाँ, तो रंग कभी ना कभी तो उतरेगा। और जब राजनीतिक रंग चढ़ाने की एक ऐसी कोशिश, नाकाम कोशिश की जाती है, तो कितनी देर तक आप सफल होंगे? उसको सफल कभी नहीं कर सकते जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। और उस समय एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि ये जो साधु लोग हैं एक टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो मेरी उस समय भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते थे, परंतु मीडिया ने इस तरह से इसको फैला दिया था और कुछ जनमानस इसको विश्वास कर भी रहे थे कि हाँ ऐसा शायद हो सकता है। परंतु एक मैं कहूंगा कि एक विश्वास लोगों के मन में था कि हिंदू समाज या हिंदू व्यक्ति, मेरी समझ से, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि टेररिज्म में जल्दी से इन्वॉल्व नहीं हो सकता या उस गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और वो आज इतने वर्षों के बाद ये सामने आया है कि ये जो बातें थी वो राजनीतिक रूप ले रही थी, इसीलिए ऐसा हुआ। और उनके साक्ष्य हमारी संस्थाएं प्रूव नहीं करती कोर्ट के सामने, इसलिए आज सारे के सारे बरी हो गए। तो मैं कहता हूं कि राजनीतिक रंग किसी भी धर्म विशेष के ऊपर नहीं देना चाहिए, ये सबके ऊपर ठीक है। यानी ये भी क्लियर हो रहा है आपकी बात से कि जो ये संस्थाएं और राजनीतिक प्रेशर और दबाव में काम करती थी, ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं। और ये सामने आज देखिए कि अगर राजनीतिक दबाव नहीं होता उस संस्था के ऊपर, उस विशेष पार्टी का उस समय के ऊपर, तो उनको बिना किसी साक्ष्य के वो गिरफ्तार भी नहीं करते, बिना किसी साक्ष्य को केस भी नहीं बनता।
और आज उनका बरी हो जाना इस बात का साक्ष्य है कि जब कोई केस नहीं था तो राजनीतिक दबाव के कारण वो संस्थाएं काम कर रही थी। नवोदित जी, मुझे याद है मैंने प्रज्ञा ठाकुर का 15 मिनट का इंटरव्यू लिया था एक बार, और उस 15 मिनट में वो फूट फूट कर रोई थी और उन्हें किस तरह की यातनाएं दी गई थी उन्होंने खुल के बताया। मतलब वो उस वक्त वर्तमान में सांसद थी और फूट फूट कर ये बातें बता रही थी। आज देखिए इस तरह का फैसला आता है कि भाई सबूत है नहीं कि आरडीएक्स कहाँ से आया, बाइक में बम कहाँ से लगाया, आपको इस बात की जानकारी नहीं है। 3 से 4 एजेंसियां जानकारी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन कोर्ट में तो वो कुछ रख नहीं पाई। तो क्या ये राजनीतिक वजह से इस तरह की चीजें होती हैं? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि राजनीतिक दल अपनी संस्थाओं के ऊपर इस तरह की दबाव लगाते हैं, और अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं जिसके साक्ष्य आपके पास है ही नहीं, और उसकी जिंदगी आप तबाह कर देते हैं क्योंकि आपको राजनीतिक बदला लेना है किसी पार्टी विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। परंतु राजनीतिक पार्टियां ये दलगत राजनीति में इतनी बुरी तरह धंस जाती हैं कि इनको अपने राजनीतिक जो परिणाम है या दुष्विचार है उनको अपनी रोटी सेकने में लगे रहते हैं, और इसीलिए किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कभी भी फंसाया जा सकता है। परंतु एक बात मैं अवश्य कहूंगा, और वो ये है कि सत्य की जीत होती है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, प्रताड़ित हो सकता है, परेशान भी सत्य हो सकता है, लेकिन आखिरकार जीत उसी की होती है। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए नवोदित मेहरा जी, जो कि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर किसी पर आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर हर अपडेट IBC 24 पर आपको मिलता रहेगा।